नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस एपिसोड में। आज डेट 25 सितंबर और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है कि समस्याओं का समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता को प्राप्त करता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन लोगों के पास किसी भी समस्या को पहचानने की और उसके समाधान खोजने की क्षमता होती है, वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस थे ए 1951, बी 1952, सी 1953 और डी 1954। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी 1953। अब एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पर नजर डाल लेते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना जो 1954 में हुई थी और ये पुरस्कार जो है वो 3 वर्गों में दिए जाते हैं: फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन। वहीं 1973 से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है और 1973 में यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन की गई थी। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहली खबर के साथ। खबर क्या है? ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर, सेज जयशंकर। तो हाल ही में 23 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि कुल 20 देश शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बहुपक्षवाद पर बढ़ती चुनौतियों का समाधान करना। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की कमजोरियां जो थी उनको भी उजागर करना। इसी के साथ इस बैठक में यूएसए के यूएन फंडिंग में कटौती की गई थी और यूनेस्को से अमेरिकी सदस्यता वापस ली गई थी और ये जो 2 मुद्दे इनको भी इस पूरी बैठक में उठाया गया था। अगर बात करें कि इसमें किन किन मुद्दों पर बात की गई, तो वो थे महामारी, यूक्रेन गाजा संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, व्यापार अस्थिरता, खाद्य उर्वरक, ऊर्जा सुरक्षा आदि। यानी कि इन सभी विषयों पर चर्चा की गई थी। और इसके साथ ही साथ एस जयशंकर ने ये भी कहा कि ये जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके समाधान के लिए जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उनको एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा था कि वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो प्रभावहीन होते जा रहे हैं। अब उनका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कि बहुपक्षवाद जो है वो सीधे सीधे खतरे में जा रहा है। अगर बात करें ये जो कुल 20 देशों ने हिस्सा लिया था, तो इसमें जो है वो भारत के पड़ोसी देश में केवल श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ही शामिल हुए थे और ये बैठक पहली बार आयोजित की गई थी। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत ने जो है पिछले 3 वर्षों से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के माध्यम से जितने भी वैश्विक दक्षिण देश हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। और ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरी बैठक है वो सीधे सीधे इसलिए ली गई थी क्योंकि अमेरिका ने इस साल ही संयुक्त राष्ट्र के लिए जो भी वो वित्त पोषण दे रहा था उसमें भारी कटौती की थी। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र जो है वो मानवाधिकार परिषद और यूनेस्को सहित कई और संयुक्त राष्ट्र संगठन थे उनसे भी अपनी सदस्यता वापस ले ली थी, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अन्य जो सदस्य हैं जो है उनकी समीक्षा में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी बैठक थी, इसका सीधा सा मतलब यही था कि जितनी भी वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं उन सब को अगर सही करना है, उन सब में सुधार ले आना है, तो जितने भी हमारे ग्लोबल साउथ के देश हैं उन सबको मिल करके एक साथ सक्रिय रूप से कार्य करना होगा, तभी इन सारी जो समस्याएं उनका समाधान निकाला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो है ईसी लॉन्चेस ई साइन फीचर फॉर एडिशन, डिलीशन एंड करेक्शन ऑफ वोटर नेम्स। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने हाल ही में ECINET पोर्टल और ऐप पर एक नई ई साइन सुविधा लागू की है, जिसका मतलब ये है कि अगर अब कोई नया वोटर रजिस्ट्रेशन कराता है या फिर अपना नाम हटवाता है या फिर जो भी उसने डिटेल्स दी उसमें अगर कुछ सुधार करना चाहता है, तो अब उसको अपने जो उसके आधार से जुड़ा जो नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा और उसके बाद ही उसकी पहचान जो है वो कंफर्म की जाएगी। और पहले ये प्रक्रिया जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, इतनी सुरक्षित नहीं थी। ये जो ई साइन आया है इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीधा सा उद्देश्य ये है कि चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए ये एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि ECINE पोर्टल आखिर है क्या। तो दरअसल ये भारत निर्वाचन आयोग के कुल 40 से अधिक पुराने मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों को एकीकृत करने वाला एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है।
अब ये जब नहीं था तो इसके पहले जो भी आवेदक थे वो अपने मौजूदा जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है उसके साथ एक नंबर होता था, यानी कि ईपीआईसी नंबर, उसके साथ फ़ोन नंबर जोड़ते थे अपना, और उसके बाद चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर वो जा करके अगर उनको अपना नाम जुड़वाना है, हटवाना है, या फिर अगर कोई करेक्शन कराना था तो उसके लिए फॉर्म दिए होते थे 6, 7, 8 नंबर, तो उसको वो जमा कर देते थे। और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का सत्यापन नहीं किया जाता था कि जो मतदाता है वो सही है या नहीं। लेकिन अब ये जो ई साइन प्रणाली आई है, इससे अब ये होगा कि जो आवेदक है उसको फॉर्म भरने के बाद जब वो फॉर्म भरेगा तो उसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा एक बाहरी पोर्टल पर ले जाया जाएगा, और वहां पर उसे अपना आधार नंबर दर्ज कराना होगा, और फिर उसके बाद उसे एक आधार OTP जनरेट करना होगा, और ये जो OTP है वो उसी नंबर पर आएगा जो कि आपके आधार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आवेदक जो है उसको अपना एक प्रमाणीकरण के लिए सहमति देनी होगी, और तब जाकर के ये सत्यापन का जो पूरा प्रोसेस है वो जा करके सफल होगा, और अब उसे फॉर्म जमा करने के लिए या जो भी करेक्शन है उसमें सुधार करने के लिए अब उसे ECINET पोर्टल पर भेजा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये कुछ पिछली घटनाएं हुई थी जिसके बाद ये जो है ये पोर्टल शुरू किया गया है। अब बात करें 2023 में, तो 2023 में कलबुर्गी अलन में कुल 5,994 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे क्योंकि उनमें जालसाजी जैसी प्रक्रिया सामने आई थी। इसी के साथ ही महाराष्ट्र यानी राजौरा में मतदाता सूची में धोखाधड़ी से नाम जोड़ा गया था और वहां से भी इन लोगों को हटाया गया था। तो ये जो एक काफी बड़ा डेटा जो है वो चुनाव आयोग में जालसाजी और धोखाधड़ी को लेकर के आया था। तो इसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया और ये पोर्टल लॉन्च किया गया, तो इससे काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है सेंटर क्लियर्स स्कीम टू ऐड मेडिकल सीट अक्रॉस कंट्री। सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, और वो कि आप देख रहे होंगे कि मतलब मेडिकल कॉलेज में सीटें कितनी कम होती हैं, बच्चे कितनी प्रिपरेशन करते हैं और उसके कंपैरिजन में सीटें बहुत कम आती हैं, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब भी हो जाता है। जाहिर सी बात है वो न जाने कितने साल अपनी इस प्रिपरेशन में देते हैं और सीटों की कमी की वजह से, 1-2 नंबर की वजह से जो है कि वो रुक जाते हैं। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत अच्छा फैसला लिया है कि मेडिकल सीट की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, और इसके लिए इसने योजना को मंजूरी दे दी है। और ये जो योजना को मंजूरी मिली, इसमें कुल 5,000 PG सीटों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही जो MBBS सीटें उसमें कुल 5,023 सीटें की वृद्धि होगी। अगर बात करें इसमें लागत की, तो इसकी लागत जो है वो 15,034.50 करोड़ रुपए है, जिसमें कि केंद्र का हिस्सा जो है वो आपका 10,303.2020 करोड़ है, और राज्य का हिस्सा जो है वो 4,731.30 करोड़ बताया जा रहा है। अब एक बार हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो आपका ब्लू कलर में है ये आपका नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है, और ये जो आपका रेड कलर में ये आपका नंबर ऑफ सीट्स 2017-18, 2022-23 और 2025-26 का डेटा यहाँ पर दिया है। अगर वर्तमान में देखें तो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो 808 है, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1,23,700 है, जो कि कुल पिछले वाले के कंपैरिजन में 127% की ग्रोथ को दिखाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल जो है वो 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी खोले जाएंगे, और सीधा से इस योजना का सीधा सा यही उद्देश्य है कि जो PG और UG है सीटें में वृद्धि होगी, जिससे कि हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या में वृद्धि होगी, सरकारी मेडिकल संस्थान जो हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा चिकित्सा क्षेत्र है और जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से समग्र विकास देखने को मिलेगा, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ क्या है? टाइफून रगासा मेक्स लैंडफॉल इन साउदर्न चाइना। तो हाल ही में तूफान रगासा आया है, जो कि इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है। अगर इसके मार्ग की बात करें तो उत्तर फिलीपींस, ताइवान, यांगजियांग और हांगकांग में इसका प्रभाव देखने को मिला है। वहीं फिलीपींस और ताइवान में इससे कुल ये जो आपका तूफान है इससे कुल 14 लोगों की मौत हो गई, और हांगकांग में कुल 100+ लोग घायल हो गए। हालांकि बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तो इसका प्रभाव पहले के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर होता क्या है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो विश्व की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। वहीं इसके बनने और इसकी गति तेज होने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी होती हैं। एक बार हम उनको देख लेते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां होती हैं किसी भी चक्रवात को बनने के लिए। तो सबसे पहला तो यही है कि उसका जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। आपको यह है पृथ्वी, आपको पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री है विषुवत रेखा और इस एरिया में जो है आपके चक्रवात नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल की उपस्थिति नहीं होती है। तो अगर चक्रवात बनेगा तभी बनेगा जब कोरियोलिस बल होगा। वहीं अगर हवा की दिशा और गति में अगर ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है तो जो तूफान होते हैं वो टूट जाते हैं, वो तूफान नहीं बनते हैं। इसके साथ ही साथ जो समुद्र पर कोई भी लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही साथ समुद्र तल से जो समुद्र तल है उसके ऊपर डाइवर्जेंस, ऊपर की हवा में विस्तार होना चाहिए। जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतने ज़्यादा चक्रवात जो है वो भयानक होता जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि किन देशों में किस नाम से जाना जाता है। चीन सागर और प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पर इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। साथ ही उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने समझा पूरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अंतिम न्यूज़ की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते यानी MRA पर हस्ताक्षर किए। कब? 24 सितंबर 2025 को। और इससे जो है वो जैविक MRA के साथ साथ भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी मजबूत हुई। यानी कि इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि ये जो भी समझौता हुआ है उससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है, जो दोनों देशों के संबंध है, वो और अधिक मजबूत हो सकते हैं। और इसका उद्देश्य पर एक बार हम नजर डाले थे। इससे जैविक व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ किसान और निर्यातक जो है उनके लिए एक नया अवसर मिलेगा। और जैसा कि हमने डिस्कस करा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को इससे मजबूती भी मिलेगी। हालांकि ये जो समझौता है इसमें कुछ प्रतिभागी, जितने भी जो प्रतिभागी हमारे भारत और ऑस्ट्रेलिया, उसके अधिकार क्षेत्र में उगाए और संसाधित किए जाने वाले जैविक उत्पाद शामिल किए गए हैं। एक बार ये उत्पाद कौन कौन से हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला है अप्रसंस्कृत पादप उत्पाद, जिसमें कि समुद्री शैवाल, जलीय पौधे, ग्रीन हाउस फसलें को छोड़ करके बाकी जितने भी अप्रसंस्कृत उत्पाद होंगे वो इनको इसमें शामिल होंगे। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी पादप मूल के एक या अधिक अवयवों से बने जितने भी पदार्थ होंगे, साथ ही साथ तीसरे देशों से प्राप्त प्रमाणित जैविक सामग्री को भी इसमें शामिल किया गया है। जो सामग्री है उन्हें जो है वो ऑस्ट्रेलिया या भारत में ही बनाया जाएगा और फिर दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा एक और सामग्री है शराब। अगर वर्तमान आंकड़ों की हम बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑस्ट्रेलिया को जैविक निर्यात जो है वो 8.96 मिलियन USD था, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और इसमें जो कुल निर्यात की मात्रा थी वो 2781.58 मीट्रिक टन थी। अगर हम बात करें कि ये निर्यात में कौन कौन सी उत्पाद शामिल थे तो उसमें शामिल है साइलियम और नारियल का दूध और चावल। तो ये जो उत्पाद है इनका मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। तो इसका असर सीधे सीधे हमारी भारत की जो GDP ग्रोथ है उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की हमारी सारी डिस्कशन। अब इसी के साथ अंत में बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई ई-साइन सुविधा किस प्लेटफॉर्म पर लागू की गई है? आपके ऑप्शंस है A उमंग, B डिजिलॉकर, C ECINET और D आधार पोर्टल। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।